इन्वेस्टमेंट में पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लेते मैंने रिलायंस में पैसे लगा दिए, 1,000, 2,000, 10,000 कुछ भी लगा दिए। अब उस 10,000 को ग्रो करने के लिए रिलायंस के लाखों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। देखिए बेसिक जो फंडा है स्टॉक मार्केट का वो है कि आपको यहाँ पे पैसे चाहिए पैसे बनाने के लिए, हाँ ठीक है। और दूसरा लोग कैसे एंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ये है कि उनको लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ सीखना है स्टॉक मार्केट में आने के। एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है, उनको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्चुअली म्यूचुअल फंड सेफ नहीं होता है। इन्वेस्टिंग हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं ना, तो उससे हम बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है क्रिएट कर पाएंगे। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हमने सिद्धांत भाई के साथ इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग सीखते हो, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, एंड ट्रेडिंग से इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को जो है जनरेट कर सकते हो। एंड सिद्धांत भाई इसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट है। वो इंस्टाग्राम पे उनके ऑलमोस्ट 120 के प्लस सब्सक्राइबर, यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल हैं। सो इस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो कंप्लीट इस पॉडकास्ट को देखना है, समझना है कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करके एक अपने जो अर्निंग है उसको स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ से आप पैसा जो है डेफिनेटली बना सकते हो। तो सिद्धांत भाई हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी से, बेसिकली कि आपने कैसे स्टार्ट किया एंड क्या टाइम था जब आपने स्टार्ट किया, एंड जो आपकी प्रॉब्लम्स थी कि स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या रहती हैं, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए थोड़ा सा कि आपने आपकी जर्नी बेसिकली किस तरीके से स्टार्ट हुई थी। सो एज यू नो कि मतलब मैंने बीटेक करी हुई है, ठीक है। कॉलेज में गया, लखनऊ में एक कॉलेज है सीपेट लखनऊ, ठीक है। मैंने वहाँ से बीटेक करी है और हमारी काफ़ी उम्मीदें थी कि उस कॉलेज के निकलने के बाद एक अच्छी जॉब मिलेगी, फिर उस जॉब से हम पैसे कमाएंगे, सेविंग करेंगे, ये सब चीज़ें उम्मीदें थी एक्चुअली। बट हुआ ये कि जब कॉलेज से बाहर निकले तो आई गॉट अ जॉब जिसमें सैलरी मेरे को मिली 15,000, ठीक है। वो CTC थी, ठीक। CTC के बाद एक्चुअली जो हाथ में आया वो था 9,000 रुपये, ठीक है। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ था, और एजुकेशन लोन लेने के बाद जो EMI आने वाली थी मेरी वो 10 या 11,000 के आसपास आने वाली थी, और सैलरी मेरी टोटल 9,000। तो ये था ट्रिगर पॉइंट कि मेरे को वहाँ पे काम नहीं करना है, ठीक। दूसरा, जब मैं जिस कंपनी मेरी जॉब लगी थी वो प्रोडक्शन वाली कंपनी थी, मतलब वहाँ पे मशीनों के आसपास घूमना है आपको, जो लेबर से उनसे बात करनी है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक। अब वो बड़ा मोनोटोनस सा जॉब था, मतलब आप जाओ सेम चीज़ डेली बेसिस पे करो, ठीक है। आप गए, एक ही मशीन आपको डेली देखनी है, सालों आप उसी में घूम रहे हो, एंड दैट वाज नॉट समथिंग विच आई वांटेड इन माय लाइफ। तो मतलब मैंने फिर कुछ और ढूंढना शुरू किया। बट वहाँ से मेरा एक जॉब हंटिंग शुरू हुआ कि आपको और भी सैलरी चाहिए और अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपको सैलरी अच्छी चाहिए। तो मैंने 3 महीने के अंदर वो जॉब छोड़ दी, 3 महीने के अंदर, और मैं मार्केटिंग में आया। फिर एक छोटी कंपनी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जिस कंपनी में मैं पहले काम कर रहा था वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी, एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट्री थी, उनका सब कुछ प्रॉपर तरीके से था। जिस कंपनी में दोबारा ज्वाइन किया वो स्टार्टअप था, ठीक है। और वहाँ पे मेरे को स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत तो पहले से इंटरेस्ट था कि हाँ स्टॉक मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सब क्या होता है, पता कुछ नहीं था, बिकॉज दूर तक फैमिली में कोई नहीं है, ठीक। तो जब मैंने नई वाली कंपनी जो ज्वाइन की, वहाँ पे उस कंपनी के नीचे वाले फ्लोर पे ही आपका ये कौन सी कंपनी थी मैं नाम बोल रहा हूँ, एंजल ब्रोकिंग का एक वो था, ब्रोकर हाउस था। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे पता करने कि यार ये कैसे होता है स्टॉक मार्केट, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि आपको 25,000 तो लगेंगे सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन कराने में। मतलब आज से मेरे ख्याल से वो 2018 या 2017 की बात है, ठीक है। अच्छा। तो उस टाइम बोला 25,000 तो लगेंगे आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने में, और मिनिमम 25 से 30,000 रुपये आपको लगेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब सैलरी 18,000, उसमें से 10,000 मेरे को EMI पे करनी है। मैं कहाँ से 25,000 से डीमैट अकाउंट ओपन कराऊँ और 25,000 इन्वेस्ट करना। तो फिर वहाँ पे मैंने वो छोड़ दिया कि नहीं अभी नहीं कर सकते हैं। बट जब मैं उसी जॉब में, उसके बाद मैंने जब जॉब छोड़ी मैं गुड़गांव आया, तो वहाँ पे मेरे को एक दोस्त ने बताया कि आप ज़ीरोधा में ट्रेड कर सकते हो, और ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस बहुत कम, मिनिमम 500 रुपये लगते थे उस टाइम पे, 400 रुपये। और मैंने उस टाइम पे अकाउंट ओपन कराया था ज़ीरोधा का, जब आपका एक पूरा पोथा पत्री बना के आपको ज़ीरोधा को कोरियर करना पड़ता था, ऑनलाइन ही था वहाँ पे KYC सिस्टम। तो उस टाइम पे ओपन कराया था और 500 रुपये से डीमैट अकाउंट ओपन हुआ। फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मेरे को पता चला कि ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ही एक अपॉर्चुनिटी, पहले एक था लोगों के दिमाग में एक ही होता है कि आपको बस इन्वेस्ट करना है, आपने पैसे लगा दिए, आप भूल जाओ 10 साल 12 साल 20 साल के लिए। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप डेली पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। आपने आज पैसे लगाए, आज ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वो मैंने वहाँ पे शुरू किया, ठीक।
इनिशियली सबको होता है कि प्रॉफिट होगा, तो मैं भी ये सोच के घुसा था मार्केट में कि यार आज प्रॉफिट हुआ तो कल भी प्रॉफिट होगा, परसों भी प्रॉफिट होगा। बट एक हफ्ते बाद ऐसा झटका लगा कि आधी सैलरी साफ़ हो गई। फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया, यूट्यूब पे देखा, बुक्स पढ़ी और धीरे धीरे ये ग्रो हुआ। तो एक आप ये कह सकते हो कि हम लोग इतने प्रिविलेज फैमिली से नहीं थे। मेरे घर पे भी फैमिली की बात करें तो पापा ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं, वो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मैं नहीं कमाता या फिर मैं कुछ नहीं अच्छा करता तो हमारी लाइफ वही रहती है उस टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए कि यार मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ करना है, और ऐसे ही ये सब चीज़ें निकली। ये बेसिक स्टोरी है मेरी जो मैंने किया अभी तक। ओके, सो आपने स्टार्ट करे पहले जॉब से एंड देन आपने जॉब स्विच किया, फिर आप ब्रोकर उसमें आए ट्रेडिंग के अंदर। तो वहाँ उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बेसिकली कैसे स्टार्ट करी? आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आप इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट शेयर करो, तो वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई थी? जैसा कि आपने बताया कि फाइनेंस का जो अभी कंटेंट इस टाइम पे बहुत चल रहा है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो फाइनेंस का कंटेंट था ही नहीं मार्केट में, ठीक है। किसी को कुछ नहीं मतलब था फाइनेंस से। ये कोविड के बाद की बात है कि फाइनेंस वाले कंटेंट इतना आगे बढ़े हैं, लोग आगे आ रहे हैं, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है कंटेंट क्रिएशन में। बट उस टाइम पे कुछ नहीं था। जो मैंने सीखा था वो ऐसा था कि अगर आपको एक टॉपिक सीखना है तो उसके लिए आप 10 से 12 वीडियोस देखो, उनमें से आप चुनो कि कौन सही बता रहा है और फिर आप उस पर आगे ट्रेड करो या फिर प्रैक्टिस करो। वो चीज़ मैं नहीं चाहता था, तो मैंने फिर अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, थोड़ा क्या बहुत इंट्रोवर्ट था। मैंने इनिशियल फेस नहीं दिखाया था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने बस पोस्ट बनाना शुरू किया इंस्टाग्राम पे कि ये मैंने सीखा है आज, ठीक है, और ये मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बस ऐसे एक जर्नी शुरू हुई। मैंने बस कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक आएगा ये 1 लाख फॉलोवर या फिर 1,20,000 फॉलोवर होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था ये, ठीक है। मैंने बस ये सोचा था कि यार जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी समझ रहा हूँ, एक पेज पे शेयर करते हैं, ताकि मैं बाद में भी कुछ अपना भी जो देखना होगा मैं बाद में भी देख सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ थी यहाँ। और वो धीरे धीरे चलते एक जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर रील आया आपका पिक्चर में। इसलिए तो आपका पोस्ट चलता था बढ़िया, आप अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो तो पोस्ट बढ़िया चलता था। रील आया पिक्चर में, और रील में ये हुआ कि पोस्ट पे व्यूज़ आना कम हो गया। अब वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, या तो आप वीडियो पे शिफ्ट करो या फिर आप इंस्टाग्राम छोड़ दो, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था कैमरे के सामने आने में, बट स्टिल आई डिड। मैंने इनिशियली लाइव सेशन स्टार्ट किया और लाइव सेशन के बाद फिर रील बनाना शुरू किया। स्टार्टिंग के रील बहुत बेकार थे, अब धीरे धीरे सुधरते थोड़े बहुत अच्छे हो गए। आपका शायद नेटवर्क ही जा रहा था बीच में। हाँ, बेसिकली क्योंकि मैं खुद भी जो पहले वीडियो कंटेंट में नहीं था, क्राउजर्स बना रहा था। हाँ। एंड क्राउजर्स की रीच इतनी तगड़ी थी कि भाई पूछो मत कि हर दिन एक क्राउजर आपका 2 लाख 3 लाख इतने लोगों तक पहुंच रहा है। बट जैसे रील्स आया उसके बाद क्या हुआ, प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करता है, पुश करता है आपको कि भाई जो नया फीचर आया उस पे काम करो, अदरवाइज आपको रीच नहीं देंगे। और इनिशियली भी रील्स पे रीच आ रही थी लोगों की, बट जैसे जैसे उस पे क्रिएटर्स बढ़ते गए एंड और ज़्यादा उसके ऊपर लोग आए, तो अब अभी देखते हो कि बहुत रेयर है चलो कोई रील ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हो। एवरेज व्यूज जो है नॉर्मली आ रहे हैं लोगों के, एंड पोस्ट जो है उसके ऊपर बहुत कम व्यूज आते हैं अभी करंटली जितने भी क्रिएटर्स। राइट। एंड एक चीज़ और यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। एक चीज़ होती है आपके ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस है एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट में? बेसिक डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। अगर हम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए, एक होता है आपका पैसा कमाना, ठीक है। आप जॉब करते हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप मंथली इनकम ले रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो मंथली इनकम ले जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो आप। एक होता है उस पैसे से वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। आपने पैसा सेव किया, कहीं इन्वेस्ट किया, एफडी में डाल दिया, आरडी, जो भी कर रहे हो आप, वो आप अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे। ट्रेडिंग आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देता है। मतलब आपने ये नहीं है कि ट्रेडिंग में आपने आज पैसे लगाए तो आपको आज ही का आज रिजल्ट मिल जाएगा। आज आपने पैसे लगाए, आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा आज ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल पैसे लगाए, कल ही समझ में आ जाएगा। तो वो आपको क्विक मनी देता है। अगर आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो तो ट्रेडिंग करोगे, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है मतलब लॉन्ग टर्म में, ठीक, तो वो इन्वेस्टमेंट से आता है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपने ट्रेडिंग की, आपने पैसे कमाए, क्या करोगे उस पैसे को? या तो खर्च कर दो या तो सेव करो, ठीक है। तो उस पैसे को आप फिर इन्वेस्टमेंट में डालते हो, ठीक। मैं उठाऊंगा जो भी मैंने ट्रेडिंग से पैसे कमाए हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, अच्छी कंपनी में। अब जो लोग कहते हैं ना कि मेक मनी व्हाइल यू स्लीप,
वॉरेन बफे का एक कोट है कि अगर आप पैसे सोते वक्त नहीं बना रहे हो तो आप शायद पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, सॉरी पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ये कोट है। तो ट्रेडिंग में एक्चुअली आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, वहाँ पे ये नहीं है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप मेहनत करोगे, आप दिन भर टाइम दोगे, आप दिन भर ट्रेड करोगे, तब आपको पैसे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट में पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लेते मैंने रिलायंस में पैसे लगा दिए, 1,000, 2,000, 10,000 कुछ भी लगा दिए। अब उस 10,000 को ग्रो करने के लिए रिलायंस के लाखों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। वो 10,000 ग्रो करने के लिए रिलायंस के लाखों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिलायंस ग्रो होगी, मेरा पैसा ग्रो होगा। तो इन्वेस्टमेंट ये है, इन्वेस्टमेंट इज यूज फॉर वेल्थ क्रिएशन, और ट्रेडिंग आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए होता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। ओके, सो अभी एक चीज मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो बिगिनर्स है, ठीक है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब उनके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है, हो सकता है उन्होंने पॉकेट मनी बचा के रखे हो या जो भी कुछ किया हो, तो वो अगर मान लो स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स रहेंगे बेसिकली उनको स्टार्ट करने के लिए कि वो अपना बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाएं, और बिकॉज वो स्टूडेंट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, बिकॉज उनको अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी है, ये भी देखना, सारी चीज़ें करनी है। तो वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, बेसिक जो फंडा है स्टॉक मार्केट का वो है कि आपको यहाँ पे पैसे चाहिए पैसे बनाने के लिए, हाँ, ठीक है। और दूसरा, लोग कैसे एंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ये है कि उनको लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ सीखना है स्टॉक मार्केट में आने के लिए। उनको लगता है कि पैसे हैं तो बस जाओ कंपनी में डाल दो, अपना बढ़ता रहेगा, ठीक। और कोविड के बाद एक्चुअली लोगों की ये जो फीलिंग है लोगों की और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोविड में मार्केट बहुत नीचे गिरा था। उस टाइम पे जितने लोग घर बैठे हुए थे, जिनके पास सेविंग थी, उन्होंने पैसे लगाए और वो पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ गए, ठीक। कुछ नहीं करना पड़ा उन्हें, कोई स्टडी नहीं करनी पड़ी। और ये उनको एक गलत फहमी दे रहा है आज के डेट में कि यार कोई भी पैसा कमा सकता है स्टॉक मार्केट में, बट दैट्स नॉट ट्रू। मतलब अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से पहले। तो एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि आप मार्केट में बिना सीखे आ सकते हो, वो पहले ख़त्म करो। यू हैव टू लर्न हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। ट्रेडिंग करनी हो तो आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। बिना सीखे अगर आप पैसे लगाते हो तो चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है कि आप पैसे कमा पाओगे। मोस्टली केसेस में लोग पैसे डुबाते ही हैं, और 99.9% लोग मार्केट में पैसे डुबाते हैं। आप ऐसे समझो कि स्टॉक मार्केट में जिसको नॉलेज है वो पैसे कमाएगा, और जिसको नॉलेज नहीं वो पैसे डुबाएगा। जिसको नॉलेज है वो कम नॉलेज वाले का पैसा लेगा। ये एक जीरो सम गेम है काइंड ऑफ, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास नॉलेज है, आप पैसे लगाओगे तो आपका पैसा अल्टीमेटली मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं सही से लगाऊंगा उसको, ठीक। तो ये जीरो सम गेम है, एक कमाएगा एक गंवाएगा। तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो कमा लेगा, जिसके पास कम नॉलेज है वो गंवा देगा। इनिशियल बेसिस पे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगा कि आप सीखने पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहना बहुत आसान है कि आप इनिशियल बेसिस पे कम पैसे से स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपने सीखा नहीं, उस टाइम पे भी इन्वेस्ट करने लगते हो, आप कम पैसे से ही करते हो, तो अल्टीमेटली आप लॉस ही करोगे। पैसे आपके पास ज़्यादा हैं कम है, डजेंट मैटर, यू हैव टू गेन नॉलेज। तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो, बेसिक्स क्लियर करो कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, लोगों की थिंकिंग क्या होती है, और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में, कितना पैसा आप डाल सकते हो। अब जिसके पास, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जितनी भी सेविंग है, जब एक बार उनके दिमाग पे शुरू चढ़ता है कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जो भी पैसे पड़े उनके पास ला के एक कंपनी में झोंक देते हैं, और वो डूब गया। फिर किसी को बीपी हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। बेसिकली आपको पहले सीखना है और ये देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। ऐसा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा आपको डालना है जो आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत का नहीं है। अगर वो डूब भी गया तो आप उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो सीखना इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 सीखना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। स्टेप 2, जो भी आपके पास पैसे पड़े हैं उसका रिस्क एपेटाइट मैनेज करो कि कैसे आप उसका रिस्क मैनेज कर सकते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, और उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में डालो। और स्टेप 3, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले पैसे कमाने हैं कि पहले पैसे का वेल्थ क्रिएट करना है, ठीक है। बिना पैसे के आप पैसे वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक। तो कमाने के लिए आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ट्रेडिंग से। बहुत लोग कहते हैं कि आप ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बट आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद ट्रेडिंग एज वेल। आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एक मेरा फ्रेंड था बेसिकली, मैं बोल रहा हूँ, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था, ठीक है। और उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो बेसिकली कोई रिसर्च नहीं है, नॉर्मली जो क्रिप्टो जो ट्रेंड में चल रहा है उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर देता है। एंड अभी तो आपको पता है क्रिप्टो की क्या हालत चल रही है। तो उसमें क्या हुआ, उसका सारा पैसा डूब गया, ठीक है। जितना भी उसने लगाया था, पहले तो स्टार्टिंग में सही प्रॉफिट हो रहा था, बट ये जो आया क्रिप्टो का जो डाउनफॉल आया तो उसके अंदर उसके बहुत सारे पैसे डूब गए।
तो अभी करंटली क्या है कि वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि यार आगे मैं क्या करूँ या क्या काम करूँ। और बेसिकली ये बहुत सारे जैसे ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ होता है कि बहुत बार उनका पैसा जो है मतलब इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें कि हम अगर इस तरीके के अगर वर्ल्ड में आए हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, क्रिप्टो है, सारी चीज़ें, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, डूबता भी है पैसा, कमाते भी बहुत ज़्यादा है। तो इस माइंडसेट को कैसे सेट करें कि यार ठीक है डूबता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन काम करेंगे दोबारा से अपना जो पैसा है वो ऑन कर लेंगे, मे भी दोबारा से स्टार्ट कर सकें। गुड माइंडसेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो आप कैसे सजेस्ट करते हो कि माइंडसेट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके चलना है इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, जिस क्रिप्टो में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, फिर कहीं भी इन्वेस्ट करो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, स्टॉक मार्केट में हो सकता है। बात है माइंडसेट की। देखिए, स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि 4 चीज़ें, नहीं पता होगा किसी लोगों को, मैं बताता हूँ। पहला है कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको। दूसरा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक, तीसरा छोटा प्रॉफिट होगा, और चौथा छोटा लॉस होगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनमें से आपको सिर्फ एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है बहुत बड़ा लॉस। ठीक, ये आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है। अब जिसने बहुत बड़ा लॉस किया है मार्केट में, मैं कहूँगा कि उसको कुछ नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में। दैट्स वाई ही मेड अ बिग लॉस। ठीक है, अगर आपने ये अवॉइड किया तो ही आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उस मार्केट में तभी प्रॉफिटेबल होगे जब ये बड़ा लॉस आप अवॉइड कर सकते हो। और इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं उस बंदे ने जिसने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, उसने ये नहीं सोचा था कि उस ट्रेड में उसका कितना लॉस हो सकता है। उसके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि इस ट्रेड में मैं लॉस भी कर सकता हूँ। ये नॉर्मल मेंटालिटी होती है लोगों की। ठीक है, आप अगर स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये सोच रहते हो हमेशा कि यार इस ट्रेड में मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये मैं इतना प्रॉफिट बना लूँगा, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इतना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप कभी ये सोचते हो कि ये लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले मार्केट में एंटर करने से पहले लॉस के ऊपर ध्यान दो कि कितना लॉस हो सकता है आपका किसी ट्रेड में या किसी स्टॉक में। आप उतना लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आप उस ट्रेड में एंटर करो। मान लेते हैं आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब क्या करना है? ठीक है, ये भी एक बात है कि बहुत बड़ा लॉस अगर हो गया तो क्या करेंगे। तो उस केस में आप यार छोटे पैसे से स्टार्ट करो। मान लेते हैं अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसको, तो आप 1000 रुपये से स्टार्ट करो, 500 से स्टार्ट करो, 2000 से स्टार्ट करो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करो। अगर आपने 2000 से ट्रेड किया, 2000 इन्वेस्ट किए, उस पर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। 2 से आप 5 करो, 5000 पे कुछ अपने गेन किया तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। 5 से 10 करो, 10 से 20 करो, ऐसे धीरे धीरे आप स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना। तो ये सिंपल सी बात है। अब जैसे देखो, कोई प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, क्रिकेट खेल रहा है या फिर फुटबॉल खेल रहा है, उसको इंजरी हो गई, तो वो अपना बैक कैसे करता है, दोबारा मार्केट गेम में कैसे आता है? धीरे धीरे स्टार्ट करता है, स्लो बॉल पे खेलेगा, धीरे दौड़ेगा, ये करेगा। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको पहले अपना माइंडसेट और कॉन्फिडेंस फिर से गेन करना पड़ेगा मार्केट में दोबारा आने के लिए। तो छोटे पैसे स्टार्ट करो, दैट्स ऑल। ये आप एक कर सकते हो काम। एक चीज़ और है कि जैसे मैंने ये सुना है कि जब ट्रेडिंग कोई स्टार्ट करता है तो मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। पहले आप कुछ टाइम तक पेपर ट्रेडिंग करो एंड देन आप एक्चुअल मनी पे काम करना स्टार्ट करो। तो क्या मतलब मेथड्स रहते हैं सीखने के बेसिकली कि अगर किसी को सीखना है ट्रेडिंग तो वो कैसे सीख सकता है? एक मेथड तो मैंने ये सुना है कि पेपर ट्रेडिंग करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं। और क्या मेथड्स हैं इसके कि जिसके यूज करके जो बिगिनर्स है वो सीख सकते हैं, देन वो अपना एक्चुअल मनी इसके अंदर लगा सकते हैं? पर्सनली पेपर ट्रेडिंग मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कि आप करो पेपर ट्रेडिंग। इनफैक्ट अगर बिगिनर हो तो भी आप पेपर ट्रेडिंग करो, मैं नहीं प्रेफर करता। पेपर ट्रेडिंग इज लाइक अ वीडियो गेम। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आप काउंटर स्ट्राइक खेलते हो या फिर कोई वीडियो गेम खेलो जहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं। ठीक, वीडियो गेम में आप गोलियाँ इसलिए इतनी आसानी से चला ले रहे हो कि आपको पता है कि ये एक्चुअली आपको लगने वाली नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपके दिमाग में कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार गोली लग जाएगी मेरे को कहीं चोट लगेगी, मेरे को कोई दर्द होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अंधाधुंध गोली चला रहे हो, जैसा मन करा वैसा खेल रहे हो। ठीक, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में बोला जाए कि आप पेंट बॉल गन से भी ऐसे खेल के दिखाओ जहाँ पे थोड़ा सा भी चोट लगता हो, असली गन नहीं माउजर से खेल के दिखाओ ऐसे, तो भी आपको दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली चोट लगने वाला है। तो आप वहाँ पे कॉन्शियस हो गए, आपका इमोशनल बैलेंस हिल जाएगा। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। अगर आप एक्चुअल पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो आपका इमोशनल बैलेंस कुछ और होता है। वहाँ पे जो डर होता है आपके अंदर वो अलग लेवल का होता है।
लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपका लॉस नहीं होने वाला है, ठीक, आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो 2 लाख रुपए से, आपका अगर उस दिन 2 लाख का भी लॉस हो जाता है तो आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी कि यार लॉस का मतलब भी कुछ होता है, ठीक। और लॉस जब तक आप समझ नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट में, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते हो, क्योंकि लॉस वाली फीलिंग लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज इज़ ठीक है, नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लॉस वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और लॉस वाली फीलिंग पेपर ट्रेडिंग में नहीं आती है। तो मैं क्या कहूँगा कि पेपर ट्रेडिंग के बजाय आप छोटे पैसे से ट्रेड करो, कम अमाउंट से ट्रेड करो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम अमाउंट इन्वेस्ट करो, अगर आप ट्रेड करो तो कम अमाउंट से ट्रेड करो, ठीक है। वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि आपको कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो रहा है, बट वहाँ पे आप परसेंटेज में ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लिया अगर आपने 1000 रुपये से ट्रेडिंग की या फिर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, उस पर आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप देखो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक। अगर आपका लॉस हो तो देखो कितना परसेंटेज लॉस हुआ आपका। वहाँ पे प्रॉफिट लॉस नंबर से मत देखो, परसेंटेज में देखो, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, इंस्टेड ऑफ पेपर ट्रेडिंग। ये मेरा मानना है। और अगर आगे और भी शुरू करना है कि कैसे कर सकते हो, तो पेपर ट्रेडिंग को आप धीरे धीरे बढ़ाते रहो। सॉरी, अरे जो पैसा लगाया आपने 1000 रुपये, उसको बढ़ाते रहो 5000 से 5000, 5000 से 10,000, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। एक चीज यहाँ पे, जैसे अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, जो मतलब पॉपुलर है। तो आप म्यूचुअल फंड को किस तरीके से देखते हो कि आप म्यूचुअल फंड है एक आपका कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो, स्टॉक इतना सेफ नहीं है बट म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है आपके लिए, एंड उसके अलावा एक जो पॉपुलर है वो लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 में डाल दो एंड देन SIP कर दो, तो उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट होता रहता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहता है, म्यूचुअल फंड या निफ्टी 50 के अंदर डाल के छोड़ देना? एक्चुअली जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है, उनको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्चुअली म्यूचुअल फंड सेफ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड आपको ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है कि वो सेफ है, सेफ थोड़ी है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक, आप समझ लो कि काफ़ी लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया और एक बंदे ने ये डिसाइड किया कि वो कहाँ लगाया जाएगा, ये म्यूचुअल फंड है, ठीक। हाँ। अब वो जो इन्वेस्टमेंट जिस बंदे ने की, डेफिनेटली वो काफ़ी, आप कह लो कि नॉलेजेबल है, वो एजुकेटेड है, उसने अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट किया होगा, बट देयर इज़ नो गारंटी कि वहाँ पे रिस्क नहीं है, वहाँ पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है उसने जहाँ पे इन्वेस्ट किया उस वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड अगर आप स्टैट्स देखोगे तो एक्चुअली जितने भी, मतलब आपके 90 से 95% म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं, उन्होंने निफ्टी से ख़राब परफॉर्मेंस की है पिछले 10 साल में। निफ्टी 50 से ख़राब परफॉर्मेंस की है। दूसरी बात आती है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने की, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, अगर आप एक नूब हो, आपको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, देन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना इज़ लाइक कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं। टॉप 50 कंपनीज अगर बढ़ेंगी तो इंडिया बढ़ेगा, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सिंपल है। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बीट करता ही करता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिनको नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे बस। क्योंकि देखिए, फाइनेंस का एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहीं ज़्यादा रिवॉर्ड है, और जहाँ पे कम रिस्क है वहाँ पे कम रिवॉर्ड है। तो निफ्टी 50 इज़ डेफिनेटली सेफ, ठीक है, बट उसमें रिवॉर्ड स्टॉक मार्केट उतना नहीं है। ओके, एक चीज अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था रिसेंटली, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके, ठीक है। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब एक थंब रूल है कि आप कितना पैसा बेसिकली इन्वेस्ट करोगे। तो नॉर्मली उसके अंदर, अभी मैंने पूरी बुक तो नहीं पढ़ी है बट जहाँ तक मैंने पढ़ा उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आपकी जितनी एज है उसको 100 से माइनस कर दो, जितना आता है उतना पैसा आप स्टॉक में डाल सकते हो, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है आपका वो बेसिकली आप जो है रख सकते हो अपने पास। मतलब आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है उस टाइम पे एज के अकॉर्डिंग। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कोई जो जॉब कर रहा है वो अपना बेसिकली कितना पैसा इन्वेस्ट करे स्टॉक में, फिर वो डिवाइड करके FD में करे या फिर म्यूचुअल में करे, बेसिकली कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है ताकि वो बड़े लॉस से भी बच सके, सेफ साइड रहे, अगर उसको इमरजेंसी में फंड चाहिए तो वो भी उसके पास रहे। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, बेसिकली कितना उसको मतलब डिवाइड करना चाहिए अपना पैसा? देखिए, अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इतनी बड़ी बुक है कि उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ,
लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना एक काफ़ी अच्छा डिसीजन होता है, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए, ठीक। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के पीछे जा रहे हो, ठीक है। आपके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप उसको रिस्क आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। अब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आप यंग हो, ठीक, तो इक्विटी का पोर्शन हमेशा ज़्यादा रखना। मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बना रखा है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अभी जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कि आप अपना डिसीजन खुद बनाओ, ठीक। अगर आप यंग हो, आपको लगता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि यार कहीं भी ऐसा होता है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप यंग हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देयर माइट बी चांस कि अगर आप यंग हो तब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप यंग हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो मैक्सिमम जो पोर्शन है आप इक्विटी में डिफाइन करो, इक्विटी में ही डालो, ठीक है। उसके बाद जो बचता है, इक्विटी से जो बचता है, फिर आप किसी बॉन्ड में या फिर आप किसी एफडी में या फिर एक ऐसी जगह डालो जो लिक्विड हो कि आप अगर आपको तुरंत चाहिए, मान लेते हैं अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है तो आप वहाँ से पैसे निकाल सको, ठीक। जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो धीरे धीरे एज के साथ बढ़ाते हैं, ठीक। जैसे मान लिया कि अगर आप अभी आप 24 हो, 25 हो, ठीक, तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इक्विटी में होना चाहिए। आप 5 साल बाद 30 के हो जाओगे तो आप इक्विटी से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के आप सेफ रख सकते हो। जैसे मान लिया एफडी कर लिया, या फिर आप किसी बॉन्ड में डाल देते हो, या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देते हो, SIP कर लेते हो। ये आप विथ एज बढ़ाते जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपने इनिशियल बेसिस पर रिस्क लिया और उस रिस्क से आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। लेकिन जब आपका आगे एज बढ़ेगा तो आपको एक ऐसा अमाउंट भी चाहिए जो आपके पास हैंडी रहे, जब भी आप चाहो निकाल सको, ठीक है। तो ऐसे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इस पर पूरा डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो तो मतलब एक अलग ही टॉपिक का डिस्कशन होगा कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। लेकिन सिंपल सा रूल है कि जितनी कम एज आपकी और जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ एज पे डिपेंड नहीं करता है, एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कम है आप उतना ज़्यादा इक्विटी में डाल सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो आपको रिस्क भी लेने का चांस मिल जाएगा। ओके, अभी हमने बात कर ली कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैसे करना है, कितना करना है। एक चीज़ आती है कि क्या एप्लीकेशन, बिकॉज बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशंस है जिसका यूज़ करके आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल में, किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप बेसिकली क्या सजेस्ट करते हो कि कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई क्राइटेरिया होना चाहिए एप्लीकेशन चूज़ करने का मार्केट के अंदर कि उस क्राइटेरिया पे अगर वो एप्लीकेशन है देन मैं उस एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करूँगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हो इसके ऊपर? देखिए, इस एप्लीकेशंस को ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, HDFC सिक्योरिटी, तो ये एप्लीकेशंस को हम ब्रोकर बोलते हैं। देखिए आज की डेट में, पहले का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आज की डेट में अगर हम देखें तो यार ज़ीरोधा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ज़ीरोधा बहुत से लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक ज़ीरोधा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। पहली चीज़ तो ये कि उनके ऊपर कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। आपको ही पता है कि ज़ीरोधा के जो ओनर हैं वो कहीं किसी से उधार नहीं लेते हैं, फिर लोन वगैरह लेके कुछ नहीं करते हैं, वो कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है एज ऑफ नाउ, ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई भी शक है किसी कंपनी पे तो आप पहले देखोगे सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपको कोई बिना मतलब कि क्या बोलते हैं लालच देके कहता है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर मेरा डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, तो आप पहले ये देखो कि उससे सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक। दूसरा उसमें ये होता है कि वो प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेडिंग ऐप है, ट्रेडिंग ज़ीरोधा है मान लेते हैं, ठीक है। ज़ीरोधा के ऊपर लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, लाखों लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक। अब अगर ज़ीरोधा चाहे तो उन ऑर्डर्स को देख सकता है, ठीक, कि कौन कहाँ पे ऑर्डर लगा रहा है, कौन कहाँ पे नहीं लगा रहा है, कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। ज़ीरोधा चाहे तो मार्केट का पूरा ओपिनियन ले सकता है। अब अगर ज़ीरोधा की प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग हो, मतलब वो अपना खुद भी ट्रेड करते हों, इन हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आसान होगा कि मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा है। जो कंपनी ये काम करती है वो आपका डेटा सेफ नहीं रखेगी और आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस कंपनी को चूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिखेगा प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। तो ज़ीरोधा नहीं करती, आप वहाँ पे जा सकते हो, ज़ीरोधा सही है। दूसरा नंबर है जो मेरा फेवरेट है वो है एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। ज़ीरोधा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ज़ीरोधा इज़ बेस्ट,
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं कहूँगा एंजल ब्रोकिंग इज़ बेस्ट, बिकॉज एंजल ब्रोकिंग अपने आप में एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उससे सेफ क्या चाहिए आपको, क्या एश्योरेंस चाहिए आपको उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मतलब वैसे भी सेबी का इतना रेगुलेशन आ चुका है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपका लॉस नहीं होगा स्टॉक मार्केट में अगर आप एक सही से क्या बोलते हैं डेटा देख रहे हो, सारा कुछ पढ़ रहे हो उसके बारे में, तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि इवन आफ्टर बैंकरप्सी भी सेबी आपको पैसे निकाल के दिला देती है वहाँ से। ओके ओके ओके, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट स्टिल जो टॉप की कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करो। मैं कहूँगा जीरोधा हो गया, आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये दोनों कंपनीज मेरे फेवरेट है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ इनमें, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ है, रिकमेंड करता हूँ। ओके एक चीज मैं अंकुर सर की वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, तो वो हमेशा बात करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक में जो स्मॉल केस जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, वहाँ पे सारा रिसर्च जो है उनका होता है, एंड देन आप जो है नॉर्मली उसके अंदर पैसा डाल सकते हो, एंड वो अपना आपका जो पैसा लेके वो अपने अकॉर्डिंग जो है स्टॉक्स के अंदर लगा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है उन सबके लिए जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम रिसर्च में नहीं देना चाहते हैं बट स्टिल वो इक्विटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे करंटली? क्योंकि आई थिंक स्मॉल केस भी जीरोधा का ही है, राइट? तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है? देखिए अगेन स्मॉल केस उनके लिए जिनको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ, लेकिन आपको स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। स्मॉल केस आपको इंडस्ट्री के बारे में बताता है, जैसे मान लिया अगर आपको इलेक्ट्रिकल ईवी की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, ठीक, तो वो आपको एक स्मॉल केस बना के दे देगा कि ये ईवी की कंपनीज हैं, आप इनमें एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप मान लेते हैं आपको ऐसी कोई कंपनी इन्वेस्ट करना है जो आईटी से रिलेटेड है, तो आपको आईटी का स्मॉल केस बना के दे देंगे वो, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये आपको एक पूल बना के दे रहे हैं, ठीक, स्टॉक्स का, और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट इंडस्ट्री का तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि ईवी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ईवी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा, आने वाले दिनों में क्या कर सकती है ईवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, आईटी क्या कर सकता है, आपका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो क्या कर सकता है, तो आप कैसे स्मॉल केस चुनोगे? तो एटलीस्ट आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो आप जाके वहाँ से स्मॉल केस चुन सकते हो जो भी आपको समझ में आता है। अब ईवी इस टाइम पर सबको पता है कि आने वाले समय में ईवी इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, पॉल्यूशन को लोगों को कम करना है, तो आने वाले टाइम में वो होगा ही होगा। तो अगर आप जा रहे हो स्मॉल केस बाई करने, तो आप ईवी वाला स्मॉल केस बाई कर सकते हो, ठीक। अगेन अगर आपको वो नॉलेज है तो आप उस ईवी के स्टॉक्स में से जितना भी आपके पास गुच्छा पड़ा हुआ है, उनमें से एक ऐसी कंपनी चुन सकते हो जो आपको उस पूरे गुच्छे से बड़ा रिटर्न देगी। अब अगर ईवी में 10 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो आप उन 10 में से कोई एक चुन सकते हो, 2 चुन सकते हो जो आपको ओवरऑल से ज़्यादा रिटर्न देगी। वो कैसे होगा? जो आपको नॉलेज है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉलेज कम है तो आप ऐसे स्मॉल केस में जा सकते हो, और भी कम है तो म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपको क्या बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको इतना रिटर्न देंगे, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड अगर आप चुनने जाते हो तो आपको बोलते हैं कि 12% रिटर्न मिलेगा, 15% रिटर्न मिलेगा। उसमें आपको ये नहीं बताते कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। मतलब कि आप बिल्कुल ही नूब के लिए जिनको कुछ नहीं पता। अगर आपको ये पता कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, तो आप स्मॉल केस में आ सकते हो। अगर आपको और भी नॉलेज है तो आप सीधे स्टॉक में। ओके, सो मेनली अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके अंदर एक जो सबसे बेस्ट वो रहा हमारा कि पहले नॉलेज होनी चाहिए हमें, एंड स्टार्टिंग हमें करनी चाहिए अपने कम अमाउंट से, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारा हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना लूज करना, वो हम उतना लगा सकते हैं। एंड तीसरा है कि यार कंटिन्यूअसली सीखना है हमें इस इंडस्ट्री के अंदर, ताकि अलग अलग चीज़ों को देख के हम और ज़्यादा अपना जो पैसा है वो बना सके इसके अंदर। तो इसके अंदर एक चीज़ और ये रहेगी हमारी कि बेसिकली सीखने के रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से सीखे? यूट्यूब क्या बेस्ट ऑप्शन है सीखने के लिए? कोर्सेज बाई करके सीख सकते हैं हम, या फिर कोई और मेथड है, ब्लॉग वगैरह पढ़ के सीखना है, या फिर जो सेमिनार वर्कशॉप्स हो रहे हैं उसके अंदर सीखना है? तो आप बेसिकली क्या सजेस्ट करते हो सीखने का जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा? बेसिकली रिसोर्सेज कह सकते हैं कि वो क्या रहने वाला है यहाँ पे? देखिए अब डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है कि ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक। इन्वेस्टमेंट अगर सीखनी है तो मैं कहूँगा कि बुक्स सबसे बेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि बुक्स में इतनी नॉलेज दे रखी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ऐसे बहुत से इंडियन ऑथर भी हैं जो आपको बुक देते हैं, उनकी बुक्स हैं, आप पढ़ो, वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी।
स्टार्ट अगर आप करो तो मैं कहूँगा जीरोधा वार्सिटी से स्टार्ट करो। वहाँ पे बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत अच्छी नॉलेज है, फ्री है बिल्कुल। जीरोधा वार्सिटी पे जाओ, फंडामेंटल एनालिसिस चेक करो, वो पूरा पढ़ डालो, ठीक है। वहाँ से आपने अगर पढ़ लिया तो फिर मैं कहूँगा कि आप कंपनीज़ के रिजल्ट पढ़ना शुरू करो। जो आपकी कंपनीज होती हैं फाइनेंशियल रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। अब लोगों ने सिर्फ बैलेंस शीट देखी होगी, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको 50-60 पेज की पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, ज्योग्राफी निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं कि क्या करने वाले हैं वो, ठीक है। उनके उसमें उसका डेटा भी होगा, उनमें उनके आगे आने वाले प्लान्स भी होंगे, आगे 5 साल के प्लान्स होंगे, कितना पैसा है उनके पास, वो किस पैसे को कहाँ लगाने वाले ये होगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ना शुरू करो। उससे आपको ये होगा कि आइडिया लगे कि कंपनी, जैसे मान लेते हैं आपने एक बैंकिंग स्टॉक उठाया, HDFC बैंक, उस बैंक का पूरा पढ़ा रिपोर्ट, ठीक है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको ये नहीं कि सिर्फ HDFC के बारे में पता है, आपको पूरे बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर काम करता है और उसका क्या क्या आगे आने वाले फ्यूचर हो सकता है, ठीक। आप टाटा EV को उठा लो, टाटा नेक्सॉन या फिर जो भी टाटा मोटर्स है, उनका अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये समझ पाओगे कि आने वाले टाइम में EV का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि टाटा इस टाइम पे लीडिंग है EV में, ठीक है। तो अगर आप उनका फ्यूचर देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में EV इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी और कोर्सेज वगैरह लेने की ज़रूरत तो यार देखो, अगर आपको लगता है कि कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा है, आप उससे मतलब एग्री करते हो, आपको लगता है कि उसकी बातें सही हैं, तो आप उसका कोर्स ले सकते हो। मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूँगा बिकॉज सबके लिए अपना अलग अलग होता है यार। कुछ लोग किसी को फेवरेट मानते हैं, कुछ लोग किसी को फेवरेट मानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी बातें समझ में आ रही हैं, वो सही बात कर रहा है, तो आप उसका कोर्स ले सकते हो। देयर इज़ नो हार्म इन बाइंग एनी कोर्स। वो आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट करते हो। बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो, ट्रेडिंग एंड ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपका अगर एक मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करो, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपको कोई बताने वाला है कि हाँ ये करना है, ये स्टेप्स लेने हैं, तो वहाँ पे आप बड़े लॉसेस से जो है बेसिकली बच सकते हो। एंड बाकी जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज ऑलरेडी है, अगर किसी के पास नहीं है इतना कि हाँ मैं कोर्सेज नहीं खरीदना चाहता या फिर मैं किसी से ट्रेनिंग नहीं ले सकता, तो वो जो है अदर चैनल्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जहाँ से वो बेसिकली सीख लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें बात करी हमने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के पर्पज से। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्रिएटर्स हैं, जैसे आप भी क्रिएटर ऑफ कंटेंट बनाते हो, तो आप जो नए नए कंटेंट आइडियाज रिसर्च करते हो, नए नए कंटेंट आइडियाज दे रहे हो फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो आप बेसिकली कहाँ से लाते हो कि हाँ ये आज मेरे को शेयर करना है, तो वो आइडियाज कहाँ से आते हैं? सबसे मुश्किल काम है ये। सबसे मुश्किल काम है एक्चुअली। कंटेंट का आइडिया तो कुछ कमेंट से मिल जाता है, या फिर मैं कभी अपना स्टोरी पे कोई क्वेश्चन पूछ लिए, वहाँ से कंटेंट का आइडिया मिल गया, या फिर मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नया सीखने को मिला तो मैंने वो शेयर कर दिया। बट कंटेंट रिसर्च करना इज़ द मोस्ट टीडियस टास्क आई थिंक। मतलब अगर आपको कंटेंट रिसर्च करना है तो आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या लोग चाहते हैं। अब ये पता लगाना कि सामने वाला जो ऑडियंस है क्या देखना चाहता है बहुत मुश्किल है, ठीक। तो कभी कभी मैं अपने से ही शेयर कर देता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है कि ये अच्छा होगा उन लोगों के लिए, वो शेयर कर देता हूँ। कंटेंट आइडियाज़ निकालने के लिए मेन तो मेरे लिए कमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। फिर कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी चला दी कि बताओ भाई क्या चाहिए आपको, या फिर आप क्या इंटरेस्टेड होगे देखने में, वो दूसरा हो जाता है। और तीसरा बेसिक ये है कि मैंने जो मैं सीखता हूँ नया, वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो शायद बुक से आ सकता है, वो किसी का वीडियो देख के आ सकता है, वो ट्रेड करते वक्त आ सकता है, या फिर मतलब इन्वेस्ट करते वक्त सीख सकता हूँ। तो जो भी मैं सीखता हूँ वो शेयर करता हूँ लोगों के साथ। ये 3 क्राइटेरियाज हैं मेरे कंटेंट के, बस। बाकी तो अभी कुछ खास नहीं है इसका। ओके, सो एक क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम लोग जानना चाहेंगे कि सिद्धांत भाई बेसिकली कितना पैसा बना रहे हैं अभी करेंटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से? ट्रेडिंग में मैं एक्चुअली कभी पैसा अपना जो नंबर से मैं रिवील नहीं करता हूँ कभी भी किसी भी पेज पे, बिकॉज ट्रेडिंग वैसे ही ना एक बड़ा बदनाम प्रोफेशन है एक्चुअली। क्योंकि जैसे मान लेते हैं लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, डॉक्टरी करने जा रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको एक बात का ये आइडिया है कि यार थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे, ठीक है। मैंने बीटेक करी, मुझे पता था कि वहाँ पर 4 साल की कोर्स करूँगा, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस होगा तभी पैसे आएंगे। मेरे दिमाग में ये था कि मैं बीटेक में एडमिशन लेते ही पैसे कमा लूँगा। लेकिन ट्रेडिंग को लेकर लोगों के दिमाग में ये ना कि मैं आज घुसूँगा आज ही पैसे कमा लूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग का प्रमोशन ही ऐसे हो रहा है। आप देखो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड,
वो क्या करते हैं, पैसा दिखाते हैं कि मैंने आज दिन में इतना कमाया, दिन में इतना कमाया, हाँ। दिन में इतना कमाया, ठीक है। और लोगों को लगता है कि यार ये तो एक दिन में इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता। और वो ले आएंगे अपनी सारी सेविंग घुसा देंगे, पैसा खत्म, अब वो रोड पे फिर लॉस हो रोड पे जाएगा। बैठ के। तो इसलिए मैं कभी पैसा शो करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि कितना आप कमा सकते हो ट्रेडिंग में या फिर कितना मैं कमाता हूँ। इतना है कि मैं एक टाइम पे मतलब शेयरिंग रूम में रहता था, ठीक है। मैं 4-5 हज़ार का शेयरिंग रूम था, वहाँ पे 2 लोग 3 लोग रहते थे। बट आज की डेट में मैं अपना खुद का 3 BHK फ्लैट लेके रह रहा हूँ। तो इतना मैं बता सकता हूँ कि लाइफ इज़ गुड, मनी इज़ गुड, बट नंबर शेयर करने में मैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहा अपना। ठीक है, एक क्वेश्चन ना मेरा बिगिनिंग में, एक क्वेश्चन में स्किप हो गया कि जो आपने जॉब करी थी स्टार्टिंग में, उस जॉब का आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है? नहीं, इनफैक्ट मेरे को इंजीनियरिंग का बेनिफिट नहीं मिला कोई आज तक। मतलब मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग के कोर्स में जो मैंने पढ़ा है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक। बट जो हॉस्टल में मेरी जो ग्रोथ हुई है, हॉस्टल में लोगों के साथ मिल के बातचीत करके, हॉस्टल में होता ही है ना कि आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो बहुत गरीब हैं, ठीक है। हाँ। बहुत लोअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो बहुत अमीर हैं, ठीक। तो वहाँ पे अलग अलग माइंडसेट आपको देखने को मिलता है, अलग अलग सोच देखने को मिलती है, अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हो। तो वो उस हॉस्टल ने 4 साल में मेरे को इंडिपेंडेंट बना दिया। तो मैं कहूँगा कि कॉलेज का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो कॉलेज में फ़ीस दी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली हॉस्टल ने मेरी लाइफ बदल दी एक्चुअली। हाँ, ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं किया, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि जॉब में बेसिकली कैसे होता है। बिकॉज कुछ लोग का ये मानना है कि जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो ना, तो आई थिंक आपका, अगर आप आगे जाकर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो आपका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है कि भाई जॉब करते हैं तो प्रेशर हमेशा रहता है बॉस का कि भाई ये करना है तो ये करना है, बट मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको बेसिकली क्या रहा है कि जब आपने 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किए, तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, एक्चुअली मैंने 2 साल के आसपास जॉब की। अच्छा, हाँ। 2 साल जॉब किया है, बट लकीली मैं कहूँगा कि मेरे जितने भी बॉस थे या फिर जितने भी मैं जिस कंपनी में भी मैंने काम किया, प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि मैंने मोस्टली जापानीज कंपनीज में काम किया। जापानीज इस बिलीव करते हैं कि आपको ठंडा के काम कराएं, ठीक। उनका ये है कि यार चल रहा है तो कर, सही से अगर काम कर रहा है, कर रहा है अगर वो बंदा, तो उसको ज्यादा प्रेशर नहीं करते हैं, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं कहूँ इस मामले में मैं लगी कि मेरे को इतना प्रेशर नहीं हैंडल करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा बॉस पीछे पड़ा हुआ किसी काम के कि ये सिर पे चढ़ के काम कर रहा है। बॉस भी अच्छे थे सारे जितने मिले मेरे को आज तक, कोई प्रेशर करने वाले नहीं थे, और नॉर्मली चली थी मेरी जो आपकी नौकरी वाली लाइफ से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। तो मैं कहूँगा इस मामले में मैं बहुत लकी था एक्चुअली। ओके, एक चीज मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेसिकली कि आपका जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं, मान लो एज ए क्रिएटर, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडिंग, तो वो आपके मतलब क्या क्या रहते हैं बेसिकली? जो बिगिनर है वो स्टार्टिंग में आई थिंक उसको ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आज से कुछ टाइम बाद, चाहे वो 4-5 साल बाद, क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेस मैं बना सकता हूँ इस चीज से। तो वो आपके बेसिकली कौन कौन से हैं? मेरे बेसिकली अभी तो मतलब स्टार्टिंग तो मैंने की थी ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ट्रेडिंग आज की डेट में एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक। ट्रेडिंग की मैंने, ट्रेडिंग एक सोर्स ऑफ इनकम है मेरा। देन आपका इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इंस्टाग्राम के प्रमोशन के बाद आपका अफिलिएट मार्केटिंग भी होती है। जैसे मान ली मैं एंजल ब्रोकिंग का, मैं आप कह लो कि एक तरीके से ब्रोकर हूँ, ठीक है, सब ब्रोकर, ठीक। जो अकाउंट ओपनिंग के मेरे को पैसे मिलते हैं, तो वो आपका एंजल ब्रोकिंग का अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। देन कोर्सेज भी हैं मेरे, जिनको मेरे से पढ़ना होता है उनको मैं कोर्सेज भी देता हूँ, तो ये एक चौथा सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अभी 5वां सोर्स ऑफ इनकम जो है यूट्यूब, अभी मतलब चल रहा है धीरे धीरे, सब थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो भी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, ठीक। तो 5वां सोर्स ऑफ जैसे बढ़ेगा तो ये यूट्यूब बढ़ते ही मेरे और भी सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा हो जाएंगे। यूट्यूब से आपका ऐड का पैसा आएगा, यूट्यूब पे प्रमोशन का पैसा आएगा, वहाँ एफिलिएट मार्केटिंग होगी, ऐसा कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ क्या बोलते हैं, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं ट्रेडिंग के साथ साथ आपका ये क्रिएटर में भी आ गया था, कंटेंट क्रिएशन में भी आ गया था। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं आ रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट से आपका जो डिविडेंड इनकम आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 इनकम आप जनरेट कर सकते हो।
हाँ, और बेसिकली जो ट्रेडिंग कर रहे हो मे भी कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करवा सकता है जो और लोग करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी उनकी जो एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार। ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में आप कंसल्टेशन तब प्रोवाइड कर सकते हो जब आप सेबी रजिस्टर्ड हो गए। ओके, सेबी क्या बोलते हैं, एक तरीके से आप कह लो कि अथॉरिटी है जो इन ट्रेडिंग्स को या फिर इनके ऊपर सारा हैंडल करती है, ठीक है। तो अगर आपको बनना है ऐसा कि आप किसी को फाइनेंशियल एडवाइस दे सको, तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर तरीका होता है उसका, आपको सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जब बन जाओगे तब आप किसी को कोई एडवाइस दे सकते हो फाइनेंशियल रिलेटेड। बिफोर दैट आप कोई कंसल्टेशन नहीं कर सकते। ओके ओके ओके, जो भी दोगे आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दोगे, कंसल्टेशन नहीं होता है। ओके ओके। सो सिद्धांत भाई, लास्ट में आप कोई भी टिप्स देना चाहो कि हाँ ये हमें बेसिकली करना है अपनी लाइफ के अंदर, एज अ कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, एज अ ट्रेडर हो सकता है, बिकॉज ट्रेडिंग का मतलब लोगों को बहुत कम नॉलेज है, तो आपकी तरफ से कोई भी 3 से 4 टिप्स जो लोगों को हेल्प कर सके उनके इस जर्नी के अंदर। यार एक्चुअली मैंने एक बहुत जगह सुना है कोट कि जो आपको पसंद है या फिर जो आपको पैशन है वही आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ। और बहुत बड़े लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि आपका जो पैशन है वही फॉलो करो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप हमेशा अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते हो। आपको इनिशियल बेसिस पे अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसको आप पसंद नहीं करते हो। यू मस्ट बी हेटिंग दैट थिंग, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक। आप ये सोच के चलो, जितने भी बड़े लोग हैं अगर आपके सामने मुंह पे कहें आपसे कि आप बेवकूफ हो, आप इसलिए आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? वो नहीं कहेंगे ऐसा। वो क्या कहेंगे, उनको पॉलिटिकली करेक्ट बोलना है कि नहीं आप बेवकूफ नहीं हो, आप अपना पैशन फॉलो करो तो ही आप आगे कर सकते हो। तो यार देखो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक, किसी भी आपको ये नहीं है कि वो पसंद नहीं होना चाहिए, वो पैशन ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो पैसे दे रही है, वो अच्छा काम करे उसमें, तो पहले पैसे कमाओ। इवन इफ यू हेट दैट जॉब, आप पैसे कमाओ। अगर आपने पैसे कमा लिए तो आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो, तो आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। खाली पेट पैशन फॉलो करना इज बेवकूफी। तो स्टार्ट करो पैसे कमाना पहले। इफ यू हैव मनी यू कैन फॉलो योर पैशन एनी टाइम। तो वेदर यू हेट और नॉट, जो भी कर रहे हो, मैंने जॉब करी, मेरे को पसंद नहीं था, पैसे कमाने थे, करना पड़ा, ठीक है। कुछ और भी करा जो नहीं पसंद था, लेकिन करना पड़ा, ठीक है। तो पैसे कमाओ, देन ओनली यू कैन फॉलो योर पैशन। ओके, सो थैंक यू सिद्धांत भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत वैल्यूएबल टाइम, अपने बहुत सारी चीजें सिखाई हमें। एंड आई थिंक जितने भी लोग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर मतलब अपना करियर बनाना चाहते हो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड होप सो कि मैंने अच्छे क्वेश्चन पूछे हो ताकि और लोगों को और नॉलेज पता चले, नॉलेज मिले उनको बेसिकली इस चीज से, एंड वो भी कुछ चीजें सीख सके। एंड मैं सिद्धांत भाई का जो लिंक है इंस्टाग्राम का एंड यूट्यूब का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि सब लोग देख ले एंड जाके, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज चाहिए तो वो जो है सिद्धांत भाई के चैनल पे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। यहाँ पे तो बस हमने आधी ही बात करी है। आई थिंक इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर है, जो इनके इंस्टाग्राम एंड इनके यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो इजीली आप जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सिद्धांत भाई हमारे पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए। थैंक यू विकास भाई फॉर मीटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। होप सो आपको जो ये पॉडकास्ट है वैल्यूएबल लगा हो, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली हो। एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बिकॉज यार वो कैमरे के अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, सो हमने वो जूम वाला पार्ट ऐड कर दिया। सो होप सो वो पार्ट भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यूएबल आपको मिला हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके के और अच्छे गेस्ट को जो हम इस पॉडकास्ट के ऊपर लाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।